हमारे YouTube चैनल स्टडी विद भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे समास, और समास में देखा हमने समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है। मैंने आपको बताया था दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेपीकरण है यानी छोटा करना, और संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मेल या जोड़ करना या फिर गांठ करना। मेल जोड़ योग या गांठ करना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, ठीक है। कभी ऐसे मान लीजिए, कभी कभार हमसे कह दिया जाता है कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो संधि का विलोम शब्द वैसे तो विग्रह होता है, लेकिन कहीं कहीं पर विग्रह ना दिया जाकर संधि का विलोम शब्द समास दे दिया जाता है और समास का संधि दे दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी पता चले कि वहाँ पर चौथा ऑप्शन नोट दे दिया गया है और नोट देने के बाद आपने संधि का विलोम शब्द पूछा है और वहाँ पर समास दिया हुआ है और आपको नोट लगा करके आ जाए, तो नोट नहीं लगाना है। संधि का शाब्दिक अर्थ समास यानी जो संधि है, संधि का विलोम शब्द समास और समास का संधि हो सकता है, ठीक है। और हमने देखा था यानी जो हमारे समास थे, समास में हमने देखा अव्ययी भाव समास क्या होता है, यानी अव्ययी भाव समास किन किन जगहों पर पाया जा सकता है या कौन कौन से शब्दों में समास होता है। दूसरे नंबर पर हमने देखा तत्पुरुष समास क्या है, और तत्पुरुष समास के जो मुख्य भेद हैं वो भी देखे। और तत्पुरुष समास में हमने देखा कितने कारक का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ तत्पुरुष समास का जो मुख्य भेद था नियत तत्पुरुष समास, उसका भी हमने देखा कि नियत तत्पुरुष समास क्या होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे अपने तीसरे नंबर का समास है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है, यदि हम बात करें, हमसे कहा जाता है द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद अर्थात बाद का पद या फिर दूसरा पद हमारे द्विगु समास का प्रधान पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कहा जाए, क्योंकि क्वेश्चन यूपी पुलिस जो पीछे 2018 की आई थी उनमें भी क्वेश्चन आया था कि वह समास कौन सा है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है परंतु पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो ध्यान रखना है कि द्विगु समास वह समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है परंतु पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कहा गया है कि वह समास कौन सा है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास है। संख्यावाचक ऐसे मान लीजिए जैसे कि मैंने लिखा सप्त सिंधु, तो यहां पर एक सिंधु शब्द है और सप्त क्या है, सप्त माने हैं सात, ठीक है। तो ये क्या है, एक संख्यावाचक है, तो हम कह सकते हैं कि संख्यावाचक होने की वजह से द्विगु समास है। लेकिन इस समास का जब हम विग्रह करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, इस समास का विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो दो शब्द हैं, एक तो है सप्त और दूसरा है सिंधु। तो हम यहां पर बात करते हैं, सप्त माने होता है सात, तो इसके विग्रह में हम लिखेंगे सात सिंधुओं का समूह या समाहार, कि सात सिंधुओं का समूह या समाहार क्या कहलाता है, सप्त सिंधु कहलाता है। या फिर मैंने लिखा नवरस यानी नव माने नौ, और रस आप जानते हैं रस क्या होता है, या तो हम आनंद कह सकते हैं या फिर रस कह सकते हैं, यानी हम कहेंगे 9 रसों का समूह
या समाहार। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा, तीसरे नंबर पर हम देख लेते हैं, चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह या समाहार। जैसे चौथे नंबर पर हम देखते हैं दोपहर, यानी दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह या समाहार। लेकिन हमें ध्यान रखना है, यदि कोई भी शब्द हमारा, यानी किसी भी शब्द से पहले कोई संख्यावाचक हो, लेकिन वो शब्द किसी एक विशेष की तरफ संकेत करे, यानी अर्थात किसी भगवान की तरफ इंकित करे, यानी इशारा करे, तो वहाँ पर हम द्विगु समास नहीं लगाते। जैसे कि ऐसे मान लीजिए हमसे कहा जाए दशानन, तो हमें ध्यान रखना है दशानन, दशानन, दशानन क्या है, यहाँ पर संख्यावाचक है, लेकिन फिर भी हम द्विगु समास नहीं लगा सकते। लेकिन किसी खास कंडीशन में, ऐसे मान लीजिए हमें चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं और चारों के चारों ऑप्शनों में हमें द्विगु यानी बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया है, तो हम कह सकते हैं दशानन में द्विगु समास हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, यानी अर्थात हमें, आपको ध्यान रखना है, यदि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारी जो समास की टोटल वीडियो है वो सभी की सभी देखनी है, क्योंकि हमारा पहला समास दूसरे समास से जुड़ा पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम द्विगु समास देखे हैं, द्विगु समास से जब हमारा कर्मधारय समास यानी बहुव्रीहि समास हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इन दोनों के शब्दों में लिंक देखेंगे। जैसे कि दशानन है, दशानन यानी अर्थात किसी भगवान की तरफ इंगित कर रहा है, यानी इशारा कर रहा है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम द्विगु समास नहीं लगाएंगे, पहली मान्यता हम देंगे बहुव्रीहि समास को। लेकिन किसी खास कंडीशन में, यदि हमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, दूसरे नंबर पर हमें दिया गया है तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर पर हमें दिया गया है द्वंद्व समास, और चौथे पर हमें दिया गया है द्विगु समास। तो हमें ध्यान रखना है, यदि ये वाली कंडीशन बनती है और हमसे कहा गया है कि दशानन में कौन सा समास है, तो हम यहाँ पर द्विगु समास लगा सकते हैं। लेकिन यदि हमें दोनों, अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर बहुव्रीहि समास दे दिया गया है, कि बहुव्रीहि समास दिया गया है और द्विगु भी दिया गया है, और दशानन में दोनों ही पाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसका पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है, और लेकिन यहाँ पर हम द्विगु क्यों नहीं लगा सकते फिर, क्योंकि ये हमारे किसी भगवान की ओर इशारा कर रहा है, यानी अर्थात किसी की विशेषता बता रहा है, यानी ये एक विशेषण शब्द है, दशानन रावण की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम द्विगु समास नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे फिर, बहुव्रीहि लगाएंगे। जैसे कि कह दिया जाता है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में ये वाली कंडीशन, जैसे कि पहले वाली कंडीशन अर्थात द्वंद्व समास यहाँ पर हम लिख दें, तो द्वंद्व समास यानी अर्थात पहले वाली कंडीशन बन रही है, तो चतुर्भुज में हम द्विगु समास लगा सकते हैं। लेकिन पहली प्रायिकता हमें किसे देनी है, बहुव्रीहि समास को। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज एक क्या है, विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है, ब्रह्मा जी की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वहाँ पर हम पहली मान्यता बहुव्रीहि को देंगे। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट नोट करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो हमारी संख्या है, संख्या, संख्या अर्थात कहने का मतलब है 1 से लेकर 9 तक, और 10 के गुणज को छोड़कर,
यानी 1 से लेकर 9 तक और 10 के गुणज को छोड़कर जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी, ऐसे मान लें 11, 15, 25, ठीक है, या फिर 29 या 39, इन सभी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, ध्यान रखना है 1 से लेकर 10 के गुणज, यानी 1 से लेकर 9 तक और 10 के गुणज में कोई भी समास नहीं होगा। लेकिन जितनी भी अदर हमारी संख्याएं हैं, संख्याओं की बात चले 11, 15, 13, तो यदि हम विक्रय करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समास लगाएंगे द्वंद्व। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ही मोस्ट पॉइंट हैं और हमें इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा द्विगु समास था। हो सकता है कि आपके बेस्ट तरीके समझ में नहीं आया हो, तो हम इसे दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।